हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम विनर बैच का फ्री लेक्चर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो है वो शुरू किया था। उसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था वो पहले मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी देखा था, बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या फिर बेसिक ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो पिजम सेटायम, आपका जो गार्डन पी प्लांट है जो जॉन ग्रेगर मेंडल ने उनके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस ये देखा था। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैं इतना डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आप सोचोगे नहीं। मतलब एक ही अगर आपने एक बार भी वीडियो देख लिया तो भी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज एक बार ना वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले आज के लेक्चर में देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कितने? 3। ठीक है। मेंडल ने, जॉन ग्रेगर मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने 3 लॉ दिए थे। वो जो 3 लॉ थे उसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहला लॉ था और जो दूसरा था यह आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है, और उसके बाद जो तीसरा लॉ है वो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो यहां पे ये जो मोनोहाइब्रिड, जो पहले 2 लॉ है, ये कौन से क्रॉस के ऊपर डिपेंड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया जाता है, लेकिन उन दोनों में एक पेयर का डिफरेंस होता है कैरेक्टर का, उसे बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, दोनों होमोजाइगस है क्योंकि सिमिलर एलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी सिमिलर एलील, जिसे हम होमोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं, उनका क्रॉस है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है, वो है प्लांट हाइट का। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है, बाकी सब सेम है। तो वो दोनों के बीच में का क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके ऊपर पहले 2 लॉ डिपेंड है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होगा तो ये 2 लॉ जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 देख लेगा, चैप्टर नंबर 3 का। ओके। और उसके बाद जो आपका 3rd नंबर का जो लॉ है वो डिपेंड है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरिंग इन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहां पे आप जैसे कि देख सकते हो, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां पे देखोगे दोनों भी इंडिविजुअल क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि सिमिलर एलील है, लेकिन ये दोनों में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का डिफरेंस होता है, एक सीड कलर और सीड शेप। डायहाइब्रिड क्रॉस में दो अलग कैरेक्टर कौन सा है? सीड कलर, सीड शेप, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट हाइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है, वो 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में, इसीलिए हम उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए फिर एक एक हम देखते हैं। सबसे पहला हम लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलो ऊपर लिखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। सिंपल में ये जो है आपका पहला लॉ है, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये डिपेंड है। जॉन ग्रेगर मेंडल इन्होंने दिया हुआ पहला लॉ वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। कैसा है तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो देखो, आप स्टेटमेंट में लिखोगे, ओके, सो यहां पे लिखोगे द क्रॉस बिटवीन 2 homozygous
individuals differing in one pair of contrasting characters produced F1 जनरेशन। क्या प्रोड्यूस करता है? F1। मतलब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसके अंदर एक पेयर का डिफरेंस है वो F1 जो प्रोड्यूस करता है। इस F1 के अंदर अब देखो, अब बहुत इंफॉर्मेशन अभी इंपॉर्टेंट है। इन F1 यहां पे लिखेंगे आगे से इन F1, या फिर लिखेंगे द कैरेक्टर। क्या शुरू करेंगे? द कैरेक्टर। तो देख सकते हो आप, द कैरेक्टर्स appear in F1 is called as dominant and the character do not appear in F1 is known as recessive। यस सर। तो फिर इसका आपको डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। सिंपल है स्टेटमेंट। आपको बताना है द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसके अंदर क्या है? डिफरेंस है। तो यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग के आगे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कैरेक्टर। ठीक है ना। ये प्रोड्यूस हम इधर लाएंगे। यस। सो यहां पे आप देख सकते हो, ये लिखेंगे प्रोड्यूस्ड और यहां पे लिखेंगे कैरेक्टर। क्या लिखेंगे? कैरेक्टर। कैरेक्टर्स। ठीक है। तो क्या होगा? सो द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रोड्यूस F1। वो क्या करेगा? प्रोड्यूस F1 प्रोड्यूस करेगा। F1 जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उस F1 जनरेशन के अंदर द कैरेक्टर्स अपीयर इन F1 जनरेशन, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं होंगे वो कौन से होंगे? रिसेसिव। और यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिंपल है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। और जिसके कारण आपको पहले लिखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थोड़ी डेफिनेशन, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को हम जब क्रॉस करते हैं उसमें से जो F1 मिलता है तो उस F1 के अंदर, यहां पे F1 बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 मींस फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इस F1 के अंदर जो कैरेक्टर दिखते हैं वही डोमिनेंट है और जो नहीं दिखते वो रिसेसिव है। यही कहना था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और इस F1 के अंदर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेंगे, इसलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस हम जिसे बोलते हैं। क्यों? जैसे कि आपको सामने में जो है प्रूफ करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है इसका इधर ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? दो हमने क्रॉस किया। देखो एक कैपिटल टी है। यस सर। इसको क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ। करेक्ट। ये क्या है? हमारे पेरेंट्स है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो दोनों पेरेंट्स है ये आपस में जब क्रॉस होगा, ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो हमको चार गैमेट मिलेंगे जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा क्या है? F1 है। क्या है? F1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो रहेगा वो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा टॉल। और ये स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ दिखेगा, मतलब छोटी हाइट वाला, मतलब डॉर्फ। तो ये दो जो पेरेंट है इनमें से जो क्रॉस हुआ, अब कैपिटल टी स्मॉल टी, अब मुझे आप बताओ कि ये कैसा दिखेगा? F1। तो F1 में आपको पता है कि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, जिसके कारण ये जो रिसेसिव है इसका वो एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता यहाँ पे हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। और जिसके कारण ये जो प्लांट है वो कैसे दिखेगा? टॉल दिखेगा। और मेंडल का यही कहना था कि F1 के अंदर जो कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे टॉल का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है F1 के अंदर, जिसके कारण जो F1 है जो टॉल है वही क्या है? डोमिनेंट। क्लियर। तो यहाँ पे कौन से F1 के अंदर कौन सा कैरेक्टर अपीयर हो रहा है? टॉल। तो टॉल क्या होगा?
डोमिनेंट। और कौन सा नहीं अपीयर हो रहा है, डॉर्फ वाला अपीयर नहीं हो रहा है, तो डॉर्फ क्या हो गया, रिसेसिव। यही कहना है आपके जॉन ग्रेगर मेंडल का उनके पहले लॉ के अंदर कि जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड लॉ है, जिसमें बताया गया है कि दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को जब हम क्रॉस करते हैं उसमें F1 जो हमें जनरेशन मिलती है और उस F1 के अंदर जो कैरेक्टर दिखते हैं वो होते हैं डोमिनेंट और जो नहीं दिखते वो होते हैं रिसेसिव। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा द कैरेक्टर अपीयर इन F1 इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर विच डू नॉट अपीयर, जो नहीं दिखते, इज नोन एज रिसेसिव। ये कहना था आपके पहले लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो F1 वाले अगर 4 प्लांट हमको मिल रहे हैं तो चारों भी प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, इतने यहाँ पे F1 में जितने भी प्लांट्स हमको मिलेंगे वो सभी डोमिनेंट एक्सप्रेशन ही शो करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट लॉ। पहला लॉ तो एंड हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। दूसरा लॉ भी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। तो सेम कलर का पेन यूज करेंगे, ओके, ब्लू कलर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दूसरा जो लॉ हम लिखेंगे वो लिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, सो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। अब गैमेट का क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होना मतलब मूव होना। अब इसको ही हम देखो पहला लिखेंगे आल्सो नोन एज, आल्सो, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट को हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर, यस सर। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट को ही हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे आपको पता चलेगा। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट। अब ये दूसरा भी लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड है, तो शुरुआत में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लिखेंगे। सो यहां पे लिखेंगे द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस individual differing in one pair of contrasting characters, differing in one pair of contrasting character produce F1। प्रोड्यूस F1। क्या प्रोड्यूस हुआ, F1 प्रोड्यूस हुआ जब हमने दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉस किया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, आगे लिखना है इन F1। देखो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है, देखो आगे इस कलर से हम लिखेंगे, चलो यस, या फिर व्हाइट से ही लिखते हैं, चलो व्हाइट। इन F1 at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, okay, alleles segregate, allele segregate एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं एंड रीअपियर इन F2 जनरेशन, रीअपियर इन F2 जनरेशन। यस, ये क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा। अच्छे से समझाता हूं, विद प्रूफ क्लियर करके भी देता हूं। देखो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट क्या कहता है कि इसके अंदर आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन डाल देनी है, जैसे कि द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रोड्यूस F1। अब F1 प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जब F1 जो है, F1 में जब गैमेट फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, गैमेट फॉर्म। आप देख सकते हो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये लाइन समझ में आ गई उसको ये लॉ समझ में आ गया। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। अलील्स क्या हो गए,
सेग्रीगेट हुए, और अलील्स जो होते हैं, अलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, सो अलील्स सेग्रीगेट हो जाएंगे और वो F2 में दिखेंगे। किधर दिखेंगे? F2 में। तो F1 में एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स है वो सेग्रीगेट हो गए और F2 के अंदर वो रीअपियर हो गए। क्या हो गए? रीअपियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है रीअपियर। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट सेग्रीगेट हो गए। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे उसका प्रूफ बताता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे बाद में, प्रूफ करने के बाद फिर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर इसका जो है वो हम प्रूफ देख लेते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया कि आपका ये जो दूसरा भी लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम यहाँ पे लेंगे कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टॉल वाला प्लांट। ये होगा आपका डॉर्फ वाला प्लांट, है ना? हाँ सर, ओके। अब यहाँ पे क्या बनाता? हमारा F1 बनाता। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जो F1 बनाता सर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ये था हमारा F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। पेरेंट्स को क्रॉस करके जो जनरेशन मिलती है उसे F1 बोला जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन हमको मिला है, अब ये जो F1 जनरेशन है, जब इसमें गैमेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। तो कैसे देख सकते हो आप? अब गैमेट जो बनेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब बोर्ड, यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड का इस्तेमाल करके गैमेट्स बनाएंगे। तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं गैमेट्स। क्लियर? यस सर। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे एक साइड में होगा आपका मेल और एक साइड में क्या होगा? फीमेल। तो चलो अब गैमेट्स इसके अंदर डालते हैं। तो देख सकते हो आप, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी आएगा और यहाँ से ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे दो ही लाइंस होंगे, सामने वाली जो लाइंस है वो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है? यस सर, ध्यान दीजिएगा। या फिर क्या करेंगे, उसको इरेज ही कर देते हैं। यस, उसको क्या करेंगे? हम इरेज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अब देख सकते हो आप, हमने क्या किया? F1 के गैमेट्स बनाए। F1 के गैमेट्स बनाए। इन्होंने क्या कहा था कि F1 में जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैरेक्टर्स रीअपियर होंगे। कैसे? तो अब पता चलेगा आपको। अब देखो, ये इसके साथ कैपिटल टी मिल गया, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और ये इसके साथ स्मॉल टी। अब मुझे आप बताइए कि F1 जो था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। F1 के अंदर सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे? टॉल थे। कैसे थे? टॉल थे। क्लियर सर। लेकिन जो F2 है, अब ये जो चार मिलेंगे ये क्या है? ये हमारे F2 है। ठीक है, F2 कौन कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी 1 बार। ये क्या मिले हमको? F1 मिले कि F2 सर, F1 को क्रॉस करके ये हमें क्या मिले सर? F2 मिले। और ये F2 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉल। F1 में सभी टॉल थे। यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा होगा? टॉल होगा सर। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल टी होगा ये क्या होगा सर? डॉर्फ। और यहीं पे आपका क्या हो गया? क्लाइमैक्स हो गया। इसे बोला जाता है डॉर्फ। मतलब क्या हुआ कि F1 के अंदर जो छुपे हुए कैरेक्टर थे रिसेसिव, वो F2 के अंदर क्या हो गए? फिर से अपीयर हो गए। मतलब F1 के अंदर जो सभी टॉल दिखे थे, मतलब जो रिसेसिवनेस था वो मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो गैमेट्स मिक्स नहीं होते, वो F2 जनरेशन के अंदर फिर से अपीयर हो गया डॉर्फनेस। तो इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमेट्स जो है वो मिक्स नहीं होते, वो रीअपियर हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि F1 में हमको सिर्फ टॉल दिखा था, डॉर्फनेस पूरा गायब हो गया था। डॉर्फनेस गायब नहीं हुआ था, वो अलील्स के फॉर्म में था। लेकिन वो जो F2 मिला यहाँ पे, ये क्या मिला हमको? F2 मिला। और इस F2 के अंदर वो क्या हो गए? फिर से रीअपियर हो गए। क्लियर? यस सर। ये क्या मिला हमको? F2। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना कि F1 में जो कैरेक्टर नहीं थे वो F2 के अंदर रीअपियर हो गए, क्योंकि गैमेट्स क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यही हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल का कहना था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो डेफिनेशन, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओके, प्रोड्यूस F1 इन F1 एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये जो F1 है, यहाँ पे जब हमने गैमेट फॉर्मेशन किया
तब अलील सेग्रीगेट हो गए और जो सेग्रीगेट होने के कारण वो बाद में रीअपियर हो गए, मतलब ये स्मॉल टी यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया और F2 के अंदर डॉर्फनेस फिर से देखने को मिला। ठीक है, रीअपियर इन F2 जनरेशन, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पे F1 के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील सेग्रीगेट हो गए, F2 के अंदर डॉर्फनेस फिर से आ गया। मतलब यहाँ पर अगर हमने सोचा था कि डॉर्फनेस गायब हो गया या फिर मिक्स हो गया, ऐसा नहीं है, डॉर्फनेस था अलील का, F2 के अंदर फिर से देखने को मिला। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा लेक्चर आप फिर से देख सकते हो बार बार वीडियो और समझ में आएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। क्लियर सर। अब तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा जो लॉ है हमारा वो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यस। तीसरा लॉ कौन सा होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो लिखते हैं। यस, यहां पे मैंने डाला 3rd नंबर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? यस सर। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये आपका मेंडल का 3rd लॉ है और ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? यस सर। तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में? तो यहां पे लिखेंगे द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, द क्रॉस बिटवीन टू homozygous individuals differing in टू पेयर्स, क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है इसलिए यहाँ पे 2 पेयर्स आएगा। इसके पहले 1 पेयर ही हम बोल रहे थे। 2 पेयर्स ऑफ contrasting character, 2 pairs of contrasting characters produced F2। क्या? F2। यस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर, या फिर हम यहां पे F2 की जगह पे F1 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं, दोहराए की बात नहीं। क्लियर? हाँ सर। चलो यहाँ पे लिखते हैं F1। देखो, अब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस किया जिसके अंदर 2 पेयर्स का क्या है डिफरेंस है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? F2 प्रोड्यूस किया। अब उस F2 के अंदर अब मेन आपका स्टेटमेंट यहां से शुरू होता है, इन F1 नॉट F2, F1। क्लियर? यस सर। तो पहले हम उसका यहाँ पे आगे मैं आपको बता भी देता हूँ क्रॉस करके, उसके पहले लिख देते हैं इन F1 इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर इज टोटली इंडिपेंडेंट on inheritance of another pair। Inheritance of 1 pair is totally independent on another pair। ये आपका मेन स्टेटमेंट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है, उसको मैं एक्सप्लेन करके प्रूफ बता देता हूँ आपको कि ये यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्रूफ होगा। ठीक है? यस सर। आपने अभी स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया सर। अब डायहाइब्रिड क्रॉस हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो कि है आपका कैपिटल R, कैपिटल Y, क्रॉस विद स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है, ये दोनों का क्रॉस हमने किया था। अब यहाँ पे 2 पेयर का डिफरेंस है, कौन सा? सीड कलर और सीड शेप। यहाँ पे राउंड येलो और ये ग्रीन रिंकल, राउंड येलो ग्रीन रिंकल, इसे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो है हमको दोनों पास लाने हैं। ठीक है, तो क्या पास लाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले इधर से आएगा R और Y, इधर से आएगा R और स्मॉल y,
ठीक है, मतलब दोनों में से ये इसमें से 2 लेने हैं, इसमें से 2 लेने, क्योंकि सेम सेम ही है। उसके बाद आर वाला कैपिटल आर पहले लेना है, स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारे हमने रीअरेंज किया और इसको क्या करेंगे, फिर इसका क्रॉस करेंगे। ठीक है, यस सर, इसका क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हो। अब क्रॉस करने के लिए इसको पहले हम बड़ा लिख देते हैं। चलो इसको क्या करेंगे, बड़ा लिख देंगे, उसके बाद फिर से इसको क्रॉस करेंगे। ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यस सर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यस, मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको ऊपर कर लिया। अब जो है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही क्रॉस करते हैं विदाउट मेकिंग चेकर बोर्ड। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी, ये पहले हमको वाई के साथ क्रॉस करना है। किसके साथ, वाई के साथ। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्लियर, यस सर। तो हमारे पास ये गैमेट्स बन गए सर। ये क्या है, ये हमारे गैमेट्स बन गए, ये बन गए गैमेट्स। अब इसको जब हम चेकर बोर्ड्स मेथड में डालते हैं, इसको, इस गैमेट्स को, और थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। चलो इसको ऊपर लेंगे, थोड़ा छोटा भी बनाएंगे। यस, तो ये हो गया ऊपर। अब ये जो हमारे गैमेट्स बने हैं, इसे हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड मेथड में डालते हैं। तो यहाँ पे हमको 16 जो है वो बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे होगा आपका मेल और फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो डालेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और सेम इसी साइड से भी हम क्या करेंगे, ये भी डाल देंगे इधर से, सेम। यस सर, अब हमने ये डाल दिया। अब ये हमारा क्या मिलेगा, आपको F1 मिलेगा यहाँ पे इसके अंदर। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमको कितने प्रकार के नए हमको यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे, कितने प्रकार के, 16। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पूरे मिल जाएंगे 16। मतलब कि आपको समझ लेना है, यहाँ पे ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये हमने पहले वाले पार्ट में अच्छे से देखा है कि यहाँ पे क्या बनता है उसका, डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था, उसमें रेशियो भी देखे थे, फेनोटाइप जीनोटाइप। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये जो 2 पेयर थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये हमने रीअरेंज करके बनाए थे, तो इसमें 2 पेयर है, एक ये वाली पेयर, एक ये वाली पेयर, या फिर इसके अंदर ये जो दोनों भी पेयर है। ठीक है, यस, ये जो दोनों पेयर थे, वो दोनों भी पेयर का एक दूसरे के ऊपर किसके साथ जाना है, इनहेरिटेंस होना, ये डिपेंड है क्या, नहीं है। तो इसीलिए ध्यान देना, ये हमारी रहेगी फर्स्ट पेयर और ये रहेगी आपकी सेकंड पेयर। ये दोनों भी पेयर जो है वो एक दूसरों के ऊपर इनहेरिट होने के लिए डिपेंड नहीं है, और वो इनहेरिट होने के लिए डिपेंड नहीं होने के कारण हमको 16 प्रकार के यहाँ पे न्यू वेरिएशंस मिले। 16 प्रकार के, मतलब सीधी बात है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। अगर इनहेरिटेंस इधर उधर उसके साथ इसके साथ जाना अगर वहां पे नहीं होता, मतलब डिपेंडेंट होता, तो हमको 16 प्रकार के गैमेट्स, 16 प्रकार के न्यू प्लांट्स नहीं बनते, न्यू एक्सप्रेशन वाले प्लांट्स नहीं बनते। तो इस लॉ से यही समझना है, इन F1 इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, एक पेयर का इनहेरिटेंस दूसरे पेयर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि उसको डिपेंड नहीं होती दूसरी पेयर के ऊपर। तो जिसके कारण फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमको F2 या फिर F1 इसके अंदर मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हो, ऐसे प्लांट्स हमको मिलते हैं। ये कहना है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर, असॉर्टमेंट मतलब ट्रांसफर होना, तो डिपेंड नहीं है। एक पेयर, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर है, तो दोनों जो पेयर है वो एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है ट्रांसमिशन के लिए, जिसके कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स के वैरायटी हमको मिलते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये आपका कहना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्लियर, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने के काम नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके सर, ये हमने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि देखो 16 प्रकार के प्लांट्स मिल रहे हैं, 16 प्रकार के एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने के कारण, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया और 16 नंबर आपको दिखा दिए कि देखो 16 प्रकार के न्यू प्लांट्स हमको मिल रहे हैं एक्सप्रेशन वाले। ठीक है, यस सर।
उसके बाद आगे का जो पॉइंट्स हम देखेंगे अब वो देखते हैं। देखो यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस भी है, उसके पहले एक पॉइंट हमारा है वो देखेंगे। उसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, कौन सा पॉइंट देखने वाले आप? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। चलो ये बैक क्रॉस को भी कैपिटल कर देंगे। ओके चलो, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये हमने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में भी देखा था, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ। अब देखो बैक क्रॉस मतलब कि यहाँ पे डेफिनेशन होगी द क्रॉस ऑफ F1 with both the parents, with both the parents, और दोनों पेरेंट्स कौन से हैं? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बोथ द पेरेंट्स, डोमिनेंट as well as रिसेसिव। सो जिस क्रॉस के अंदर F1 का क्रॉस होता है बोथ पेरेंट के साथ, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। टेस्ट क्रॉस की जो आपकी डेफिनेशन होगी टेस्ट क्रॉस की, वो होगी द क्रॉस ऑफ F1 with the recessive parent only, the cross of F1 with recessive parent only। ठीक है, क्या हाईलाइट करना है? F1। यहां पर भी आपको क्या हाईलाइट करना है? F1 हाईलाइट करना है। उसका जो क्रॉस था वो किसके साथ हुआ? ये आपका जो बैक क्रॉस है इसमें दोनों भी प्लांट जो आपका पेरेंट है उसके साथ हुआ, एक डोमिनेंट पेरेंट एक रिसेसिव पेरेंट। और इस टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या हुआ? उसका क्रॉस हुआ। ये डिफरेंस है दोनों में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। अब इसका डेफिनेशन या फिर उसका एग्जांपल प्रूफ करके बताता। ये आपका कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? पेरेंट्स। इनमें से जो क्रॉस होगा आगे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? F1। ये क्या है? F1 है। यस और नो? यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो F1 है इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ओके यस सर। अब ये F1 का क्रॉस मतलब आगे देख सकते हो आप, ये F1 का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ डोमिनेंट पेरेंट के साथ कैपिटल टी, ये हो गया बैक क्रॉस। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपका F1, इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ये रिसेसिव पेरेंट है, ये डोमिनेंट पेरेंट है। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। जिसमें ये जो F1 दिया गया है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 है, इधर है F1। फिर भी यहाँ पे नीचे एक बार फिर से इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये F1 है, ये F1 है। तो F1 का क्रॉस कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट पेरेंट। और ये रिसेसिव पेरेंट, ये दोनों भी क्या है? पेरेंट्स है, लेकिन एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो डोमिनेंट पेरेंट का साथ जो क्रॉस है वो हो गया F1 के साथ, और रिसेसिव पेरेंट का भी क्रॉस हो गया F1 के साथ, तो वो हो गया बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में दोनों के साथ भी क्रॉस होता है, रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हमारे मदर है, फादर है और हम हैं। हम मतलब F1, तो हम जो है अपने माता जो है मतलब हमारी मदर जो है उनको भी प्यार करते हैं, और जो फादर है उनको भी प्यार करते हैं, दोनों के साथ हमारा अच्छा बॉन्ड है, तो वो हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, यस। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है ये देख लो। अब टेस्ट क्रॉस में सिमिलरली यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, इससे मिलेगा F1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा आपका? ये होगा F1। यस सर। अब ये F1 का क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली, मतलब ये हो गया आपका F1 कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस सिर्फ स्मॉल टी के साथ, रेसिसिव के साथ ही सिर्फ क्रॉस होगा, उसे बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये क्या होगा आपका? F1। अब देखो, अब जनरल लाइफ की अगर एग्जांपल की बात करें तो जो लड़का होता है, ठीक है, आप लड़का हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले। जो लड़का है आपको पता है उनके ऊपर जो पिताजी होते हैं, फादर होते हैं, वो गुस्सा करते हैं, तो उनका क्रॉस सिर्फ किसके साथ होता है? मदर के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट के साथ ही ये F1 का क्रॉस होना मतलब अच्छा बॉन्ड, मदर के साथ ही अच्छा बॉन्ड होता है,
तो कोई ऐसा लड़का है जिसका फादर और मदर दोनों के साथ अच्छा बॉन्ड है, तो वो हो गया आपका बैक क्रॉस। और जिसका सिर्फ मदर के साथ ही अच्छा बॉन्ड है, मदर मतलब रिसेसिव पेरेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। सिंपल है, क्लियर? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। ये क्या होंगे? आपके पेरेंट्स होंगे। सामने वाले एग्जाम्पल पे भी हमने ये लिखा है, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ। क्लियर? यस सर, ये हमारा F1 है सर, ये हमारे पेरेंट है। थोड़ा फ्रेम के बाहर चला जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया है, किया है। ऐसा एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा, ठीक है? पीपीटी या फिर आगे लिखा हुआ है उस पर ऐसे हाईलाइट करना है, वैसा मैं नहीं पढ़ता, ठीक है? अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। किसी को मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज या फिर कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा। अपना ये क्या होता है, एक पैशन होता है। मेन कंसेप्ट मुझे ये इंपॉर्टेंट लगती है कि स्टूडेंट को समझना चाहिए, कैसा भी पढ़ाओ आप, स्टूडेंट को समझना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो आगे अब लास्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा इस लेक्चर का, वो है यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है सर? अब टेस्ट क्रॉस जो है वो यूज होता है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। यस सर, तो क्या लिखेंगे? टेस्ट क्रॉस is used to find out genotype मतलब internal appearance, genotype of a plant, ठीक है? यहाँ पे ए होगा, एन नहीं होगा, of a plant with dominant expression। ठीक है? यस। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, यूज किया जाता है, लेकिन किसका? विद प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ऐसा प्लांट जिसमें डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट हैविंग डोमिनेंट एक्सप्रेशन, बट हाउ? प्रैक्टिकली एक्सप्लेन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्मॉल आर, ये आपका कैपिटल आर। ये हमने क्या किया? दो प्लांट लिए, एक व्हाइट कलर का फ्लावर का प्लांट है, एक आपका वायलेट कलर का फ्लावर का प्लांट है, ठीक है? यस सर, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों। ये वायलेट कलर का जो फ्लावर का प्लांट है वो कैपिटल आर से डिनोट किया, व्हाइट कलर का फ्लावर का प्लांट स्मॉल आर से डिनोट किया। अब ये दोनों का क्रॉस करते हैं, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। सिंपल में डोमिनेंट है और रिसेसिव है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे हम ये दोनों का क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। आपकी किताब में भी दिया गया है। ओके सर, तो चलो क्रॉस करेंगे। यहाँ पे एक तरफ मेल होगा, एक तरफ फीमेल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब दोनों तरफ हम गैमेट्स डाल देते हैं। इधर डालेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों तरफ होगा, ऊपर वाले, और ये नीचे की इधर डालेंगे कैपिटल आर। अब ये दोनों का क्रॉस करते हैं। क्रॉस जब हम करेंगे तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब यहाँ पे ये पेरेंट्स है हमारे, राइट? ये स्मॉल आर कैपिटल आर। ये दोनों जो प्लांट है, एक पर्पल फ्लावर वाले, नॉट पर्पल, वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर, ठीक है? वायोलेट और वाइट। अब ये दोनों के जब हमने क्रॉस किया तो हमको F1 मिला, और जो F1 है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है? ये क्या है? आपका F1 है। क्या है? F1 है, ठीक है? अब मुझे आप बताइए, ये जो F1 जो होगा उसमें जो प्लांट है उसके फ्लावर का कलर कौन सा होगा? F1 के अंदर बताइए। यहाँ पे फ्लावर कैसा है? वायोलेट। यहाँ पे कैसा है? वाइट। ये दोनों से जब F1 मिलता है, यहाँ पे कौन से कलर का फ्लावर मिलेगा? तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इसके अंदर ये कैपिटल आर क्या करता है? ये छोटे आर का एक्सप्रेशन दिखने नहीं देता, तो इसलिए कैपिटल आर का एक्सप्रेशन देखेगा, मतलब डोमिनेंट। दोनों में डोमिनेंट कौन है? ये वायलेट। तो यहाँ पे जो प्लांट का फ्लावर होगा वो कौन से कलर का होगा? वो वायोलेट कलर का होगा। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं, ठीक है? सो वायलेट कलर का क्यों होगा आपको पता चल गया है। चलो बीच में एक राउंड भी निकालेंगे ताकि वो फ्लावर लगे, नहीं तो वो आपका क्रोमोसोम दिख जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया। F1 जो आपका प्लांट होगा उसमें वायोलेट फ्लावर देखने को मिलेगा। अब देखो, अब ये जो F1 है इसमें कौन सा एक्सप्रेशन देख रहा है? डोमिनेंट।
ठीक है। अब ये जो F1 है इसमें डोमिनेंट एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब इसका जीनोटाइप फाइंड आउट करते हैं। अब F1 कितने मिले, 4 मिले, 1 2 3 4। F1 प्लांट कितने मिले हमको, 4 मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 4 हमको प्लांट मिले F1 में। कितने मिले, 4 प्रकार के जो प्लांट्स हैं हमको मिले। अब ये जो F1 है ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ये कैपिटल आर का वायलेट फ्लावर का, ठीक है। तो ये जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो इसका जीनोटाइप हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल में है, F1 का क्रॉस किसके साथ, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 का रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। तो सिंपल, आगे भी वैसा ही होगा। तो कैसा होगा, तो देखो सिंपल में हम पहले ये चेकर बोर्ड मेथड जो है वो बना लेते हैं। ये होगा आपका चेकर बोर्ड मेथड। ठीक है, यस, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो चेकर बोर्ड मेथड है इसमें हम एक तरफ डालेंगे आपका F1, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक तरफ डालेंगे रिसेसिव वाला ये स्मॉल आर, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव के पैरेंट के साथ ही क्रॉस होता है F1 का। तो F1 तक डाल दिया हमने। अब ये डाल देंगे स्मॉल आर, ठीक है, यस सर। अब समझ में आ रहा है, ये F1 है ब्लू वाला और ये येलो वाला हमने रिसेसिव पैरेंट डाल दिया। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखो जब हम इसका क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है, यहाँ पे देखो स्मॉल आर मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल आर पहले लिखना है बाद में स्मॉल आर, ये और ये इसके साथ स्मॉल आर देख सकते हो। आपको जो है इसका जीनोटाइप मिल गया। मतलब यहाँ पे ये जो 4 प्लांट थे, 4 प्लांट जो यहाँ पे थे वो कैसे दिख रहे थे हमको, वो दिख रहे थे वायलेट कलर के फ्लावर्स को शो कर रहे थे। कौन से कलर के, वायोलेट कलर के। अब ये जो 4 थे उसका जीनोटाइप हमारे हाथ में आ गया। और जीनोटाइप क्या कहता है, इसमें से एक जो है वायोलेट दिखाएगा, ये दूसरा भी वायोलेट दिखाएगा, लेकिन वो हाइब्रिड है, प्योर डोमिनेंट नहीं है, हाइब्रिड है। और ये जो है ये व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाएगा, ये भी व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाएगा। मतलब क्या किया, हमारे पास ये जो 4 प्लांट F1 में मिले थे ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करने वाला प्लांट था, लेकिन इसके जीनोटाइप हमको पता नहीं थे। तो जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, टेस्ट क्रॉस। सो अगेन फिर से मैं वो लाइन को रिपीट करता हूँ, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट हैविंग डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ये प्लांट हमको मिला था डोमिनेंट एक्सप्रेशन वाला, वायोलेट कलर का। ये डोमिनेंट वाला आपका पेरेंट है, ये रिसेसिव वाला पेरेंट है। तो वायोलेट जो फ्लावर था वो दिखाने वाला, वो एक्सप्रेशन दिखाने वाला हमारे पास F1 था, और इसका जीनोटाइप हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने इस F1 को क्या किया, रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया, मतलब टेस्ट क्रॉस किया। और हमको देख सकते हो आप ये 4 जो है यहाँ पे जो सिर्फ हमको ऊपर से दिख रहा था डोमिनेंट, जीनोटाइप पता नहीं था, लेकिन वो जीनोटाइप हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। तो ये है ब्यूटी बायोलॉजी की, और ये आपका जॉन क्रेगर मेंडल ने दिया हुआ काम है, जो कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारे दिया हुआ। तो इसलिए आई होप कि आपको इस लेक्चर में जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक हमारा चैनल पहुंचाओ। यही आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट है, और आप सपोर्ट भी कर रहे हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।